तो अब आता हूं मैं बजट की तरफ। जनाब स्पीकर, बात यह है कि या तो मैं कोई इररिलेवेंट बात कर रहा हूं, तो तब तो मुझे आप बताएं। अब मैं बजट से बात मेरी सबमिशन ये होगी, हमने बेसिकली 3-4 दिन हमारे हो गए, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैक्सिमम MNAs को जो है ना मौका मिले, तो ये मेहरबानी करे कि इसको थोड़ा वो कर ले, मेहरबानी होगी। ठीक, मेरी बड़े अदब से गुजारिश है, मेरा ये राइट है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग विंडेड स्पीचेस, आई डोंट डू दिस। मुझे नहीं आती लंबी तकरीरें करनी, मुझे नहीं आती। मैं सिर्फ मौजू पे रहता हूँ, एंड आई जस्ट स्टिक टू द प्लान। जी प्लीज जी, मुझे प्लीज जो हाई फ्लोन जो है तकरीरें, मैं उसमें बिलीव नहीं करता जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज। यस, आई डोंट बिलीव इन हाई फ्लोन फ्रेजियोलॉजी, दिस इज ट्रू। तो मैं गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि ये बजट इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ मायूसी का पैगाम लेके आया है। अवाम को अंधेरों में डालने का पैगाम लेके आया है, उसका रोजगार छीनने के लिए आया है। एक बेवा जो किसी घर में शराफत के साथ, इज्जत के साथ रिज़्क़ हलाल कमाती है, उसका रिज़्क़ छीनने आया है। एक मरीज उसकी दवाई छीनने आया है। एक तालिब इल्म जो मेहरान की वादियों में और KPK के फल्क पोश पहाड़ों में रहता है, पंजाब के मैदानों में और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में जो रहता है, इस उम्मीद के साथ कि मुझे तालीम मिलेगी तो मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान लड़ाऊंगा, उसका हक छीनने के लिए आया है। जनाब स्पीकर, हम इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, बजट जुल्म की तलवार है जो कि माशी तौर पर आम आदमी की गर्दन को काटने के लिए बजट आया है। जनाब स्पीकर, ये किसान का जो उसकी रोजी है उससे छीनना चाहता है उसको। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं कि अगर बजट अवामी बजट इन्होंने बनाना होता और अवाम की खैरखाई के लिए और खुशहाली के लिए, तो उसके लिए 5 अज्जा बड़े ज़रूरी थे। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। नौजवानों के लिए हर साल एम्प्लॉयमेंट के पूल में लाखों नौजवान दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर बजट का ये होना चाहिए था, झूमर, बजट का झूमर ये होना चाहिए था। जनाब स्पीकर, वो 1 करोड़ नौकरियां तो बाद की बात है, वो तो बाद में बात करेंगे, उससे 2-2 हाथ करेंगे। इस वक्त तो मैं बजट की बात कर रहा हूं कि इन्होंने बजट बनाना था तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को सामने रखते। दूसरी बात, महंगाई को और कम करने के लिए अगर हम 3% पे लेके आए थे तो ये उसको 2% या 1.5% पे लेके आते। तीसरी बात जनाब स्पीकर के GDP को बढ़ाने के लिए, चौथी बात कारोबार को और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और पांचवी बात समाजी और माशी इंसाफ देने के लिए। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं। ये आप लोग थोड़ा मेहरबानी करें, एक आप नॉक करें प्लीज, आप प्लीज। जी सर प्लीज, मियां साहब। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये 5 जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो बजट में गायब हैं। क्यों? कि ये IMF से मुशावरत में नहीं बना, बल्कि IMF ने बनाया है पाकिस्तान के लिए। ये है जनाब स्पीकर सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर है। उनको क्या पता, मुझे उन मोहतरम शख्सियात से ना कभी मिला हूं ना मैं जानता हूं। वो IMF के जो पेरोल पे
वो पाकिस्तान आकर इम्पोर्टेंट इदारों में आके लाभ बिठाए गए हैं, उनको क्या पता कि नवाब शाह में, के रहीम यार खां में, के बन्नू में, के पशीन में एक यतीम बच्चा या बेवा किस तौर जिंदगी बसर कर रही है। उनको क्या पता? उनको क्या पता कि उनके अस्पतालों में अद्वियात मिल रही है नहीं मिल रही? उनको क्या पता कि पाकिस्तान के तालीमी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उनको क्या पता कि एक फौज जफर मौज बेरोजगारी के समंदर में वो गोता जन हैं? उनको क्या पता? वो तो सिर्फ एक थंब रूल है कि जनाब हमने थंब रूल है कि हमने जनाब जो तरक्याती जो रकूम है उनको कट करना है, हमने जनाब प्रीमियम रेट जो है पॉलिसी रेट उसको बढ़ाना है, और चाहे उससे गरीब आदमी की चीखें निकल जाएं जो निकल गई हैं, हमने उनकी परवाह नहीं। उनको दे आर नॉट बॉदर्ड, सिंपली नॉट बॉदर्ड। उनको सिर्फ यह है कि उनका जो एक सेट, उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। उसकी मिसाल जनाब स्पीकर मिस्र है। मिस्र में जो उसको सूरत हाल है इकॉनमी की, मैं उसको कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो एक ब्रादर मुल्क है, लेकिन मैं सिर्फ बात IMF के वाले से कर रहा हूँ। दूसरी मिसाल वेनेजुएला है जो कि तेल से माला माल था, लेकिन उसका भरकस निकल गया। IMF ने भट्ठा बढ़ा दिया वेनेजुएला की इकॉनमी का। तो जनाब स्पीकर, आज ये बजट आवाम के जो फ्लिकरिंग जो मोमबत्ती थी उसके चिराग को गुल करने आया है। आवाम की उम्मीदों को कत्ल करने आया ये बजट। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं कि इनका अपना हदफ था कि हम ये जो रवा माली साल जो ख़त्म होने को है, वो इन्होंने जो रेवेन्यू का जो टारगेट दिया था उसमें 500 अरब रुपए का होल है, तकरीबन 500 अरब रुपए का होल है उसमें। और इमरान खान की अपनी जुबानी उनकी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि वो कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, मेरी हुकूमत आई तो मैं जो रेवेन्यू टारगेट जो है वो 8000 अरब पे ले जाऊंगा, कोट एंड कोट। जनाब स्पीकर, ये तो 4000 का टारगेट पूरा नहीं कर सके। और शफकत महमूद फाइनेंशियल विजिट हैं, मैं मानता हूं इनको, ये सब मिलकर ये 4000 का टारगेट नहीं पूरा कर सके, तो ये अब जो 5500 इन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, ये कहां से पूरा करेंगे? ये कहां से लेके आएंगे? जनाब स्पीकर, ये है वो घोरक धंधा, ये ट्रैप, ये IMF लेड, IMF डिक्टेटेड बजट का जनाब स्पीकर। और मैं आपको बताऊं कि 50 लाख घर, उसकी अभी बात होगी, और 1 करोड़ नौकरी की भी बात होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 5500 अरब रुपए का टैक्स का हदफ कहां से पूरा करेंगे, जबकि इनकी सिर्फ 10 महीनों में कारकर्दगी ये है कि ये जो टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने पूरा किया था 4000 अरब का, ये उसमें भी ये एक गैपिंग होल है 500 अरब रुपए का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि अपने ज़माने में फ्लोरोदी हाउस पे, कंटेनर पे, सड़कों पे, सेमिनार्स में ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है जो अवाम का माशी कत्ल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जनाब स्पीकर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी ले लें, सेल्स टैक्स ले लें, जो कि सार्फ पे करता है कंज्यूमर। ये कहते थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी? फिलॉसफी में कुछ जान है। फिलॉसफी ये थी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब से भी 17% अगर लेट से वो रेशो है, तो अमीर से भी वही लिया जाता है। गरीब की जेब इजाज़त देती, अमीर की जेब इजाज़त देती। दे हैड सम सेंस इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मगर आज क्या हुआ कि यू टर्न के जो ये मास्टर्स हैं और अपनी बात को
जिस तरह ये अपना उसकी तरदीद करते हैं खुद ही अपने अमली इक़दामात से इस बजट में। जनाब स्पीकर, ये 5,500 का जो बजट बनाया है, रेवेन्यू का टारगेट बनाया है 5,500 अरब का, 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनके, 70%। अब इससे बड़ी जनाब स्पीकर शूमी किस्मत क्या हो सकती है कि जो नया पाकिस्तान बनाने आए थे और जो पाकिस्तान को जन्नत बनाने आए थे, वो इन बदतरीन इक़दामात से पाकिस्तान को माशी जहन्नम की तरफ ये धकेल रहे हैं। और जनाब स्पीकर, अब बात हो जाए कि किस तरह ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। एक आम फहम ये एक इक्वेशन है, एक नॉन एस्टेब्लिश्ड ये एक बात है कि दुनिया की जो इकॉनमीज़ हैं और पाकिस्तान में भी जो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो उनकी पैदावार और उनसे फिर रेवेन्यूज हासिल ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ अ नोन फैक्ट। जनाब स्पीकर, हमारे ज़माने में 2017-18 में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो शरह पैदावार थी वो 6.5% थी, 6.5%। सिर्फ 10 महीनों में इनकी बदतरीन नाअहलियों की वजह से वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो पैदावारी जो शरह थी वो घटकर -2 हो गई है, -2। तो मैं इनसे पूछता हूं, यस -2, मैं इनसे पूछता हूं जनाब स्पीकर, और इनके अपने आदात शुमार हैं, मेरे ये दीज आर नॉट माई फैक्ट्स एंड फिगर्स, दीज आर देयर फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब बताइए, ये इसी तरह के एक सुहाने ख्वाब देखना, दिन में ख्वाब देखना, डे ड्रीमिंग कहते हैं इसको, डे ड्रीमिंग, कि जो मुर्गी जो अंडे देती है, क्योंकि अंडे और मुर्गियों की बातें आजकल बहुत होती हैं और कट्टों की, जो मुर्गी जो अंडे देती है उसको आप ज़िबा कर देंगे तो वो अंडे कहाँ से आएंगे? दैट गोल्डन गूस। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जनाब स्पीकर, अगर ये -2 इसकी हो गई है शरह पैदावार, तो वो कहाँ से टैक्स लेंगे उनसे? ये जनाब स्पीकर वो मामलात है जो कि मैं समझता हूँ कि बड़े गंभीर हैं। और फिर इन्होंने जिस तरह इस रवा माली साल में 2 मरतबा मिनी बजट्स पेश किए पीटीआई की गवर्नमेंट ने, 2 मिनी बजट्स, ये फैक्ट है अनडिनाएबल। ये फिर तीसरे महीने IMF के पास जाएंगे, ये लेके जनाब हम तो टारगेट्स पूरे नहीं कर चुके, हमें आप एग्जम्पशन दें, माफ़ करें, और हमें आप इस्तिस्ना दें, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और फिर ऐसे टफ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इनके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। मैं समझता हूं कि किसी लिहाज से जनाब स्पीकर ये बात मुनासिब नहीं है। फिर सिंध गवर्नमेंट सरापा एहतजाज बनी रही कि हमें हमारे फंड नहीं मिल रहे, हमें हमारे फंड नहीं मिल रहे। ये सिंध गवर्नमेंट का एहतजाज दिन रात जारी रहा, और जो भी इन्होंने इन 10 महीनों में जनाब स्पीकर जो कलेक्शन की रेवेन्यू लिए, उसका नतीजा क्या निकला? एक ईंट इन्होंने कहीं नए मंसूबे की नहीं रखी। एक मैं इनको गोल्ड मेडल देना चाहता हूं आपके तोसत से, और वो गोल्ड मेडल इनको मिलना चाहिए जनाब स्पीकर, कि जो हमारे ज़माने के जो मंसूबे तैयार शुदा या जारी शुदा या जिनके ऊपर आगाज़ हुआ था, उसके ऊपर जो हमारी तख्तियाँ लगी थी, ये सब इन्होंने तख्तियाँ उखाड़ कर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो कोई कहता है मैं लगाऊंगा, कोई कहता है मैं लगाऊंगा, वो दस्तों गिरबान हैं कि मंसूबे तो ये बना नहीं सके, तख्ती के ऊपर इनकी कि भाई अब यही हमारी अचीवमेंट है, कौम को बताएं। और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं जनाब स्पीकर, यकीन करें। वो एहसान इकबाल साहब आज नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, तो हमारे, मैं माजरत के साथ कहूँगा, जब हम केपी असम्बली का स्पीकर था मैं, तो उधर हमारी पूरी वफाकी हुकूमत से पूरी असम्बली का गिला था
कि CPEC में और दीगर चीज़ें, तो हसन इकबाल साहब के साथ हमारी मुसलसल मीटिंग होती थी। मेरे ख्याल में क्या ये कोई उस वक्त भी हमारी मुसलसल उसके साथ डिस्कशन होती थी। उस वक्त आपके साथ राबिता नहीं था, अगर आपके साथ ताल्लुक होता तो शायद आपको हम हेल्प के लिए बुला लेते। थैंक यू। प्लीज। मैं बता जा रहा हूं कि इनकी अचीवमेंट सिर्फ यही है कि तख्तियां उखाड़ो और अपनी तख्तियां लगा लो। और ये अखबारात की जीनत बनी ये खबर कि एक गवर्नर और इनके एक MNA के दरमियान लड़ाई हुई कि इस रोड पर उसने कहा मैं तख्ती लगाऊंगा, उसने कहा मैं तख्ती लगाऊंगा। ये आलम है इनकी परफॉर्मेंस का, ये आलम है इनकी बदतरीन जनाब स्पीकर नाअहली का। अब मैं आपको जनाब स्पीकर एक बड़ी उचंबे की बात करता हूं। खुद मुझे बड़ी हैरानगी हुई। PTI और PTI की लीडरशिप हमेशा डंडोरा पीटती थी कि PTI इज द चैंपियन ऑफ सोशल सेक्टर इन पाकिस्तान, यानी तालीम और इलाज के मामले में ये अपने आप को चैंपियन समझते थे। और हमेशा इमरान खान साहब से लेकर ये पूरे के पूरा ये PTI का जो कुंबा है वो दिन रात कहता था, एंड अगेन कोट एंड कोट ऑनरेबल स्पीकर, कि ये जो इमरान खान साहब की ज़ुबानी कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मेगा प्रोजेक्ट, ये तो बनाए जाते हैं किकबैक्स के लिए, ये बनाए जाते हैं कमीशन के लिए, ये बनाए जाते हैं करप्शन के लिए। इसीलिए PMLN गवर्नमेंट जो है वो तालीम और इलाज के ऊपर तवज्जो नहीं देती। जनाब स्पीकर, ये स्टेटमेंट को PTI की पूरी ऑनरेबल लीडरशिप एंडोर्स करती रही और हम भी थोड़े अरसे के लिए गलतफहमी का शिकार हो गए हम कि शायद ये करके दिखाएंगे, मगर इनके तर्ज अमल ने कई सवालात को जन्म लिया। पहली बात तो यह है कि अगर मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमीशन किकबैक्स के लिए PML ने अगर वो बनाए, तो फिर मुझे बताएं कि इन्होंने इस बजट में 2 LNG मंसूबों को बेचने का प्रोग्राम क्यों रखा है। मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए हालिया सालों में 2 LNG की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबों को इन्होंने सर-ए-फहरिस्त इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए रखा है। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं, किसी प्रोजेक्ट में करप्शन अगर हो और उसमें अगर किकबैक्स हों तो इमरान खान साहब उनकी तहकीक करेंगे या उनको बेचने के लिए डाल देंगे? ये गवाही दे रही है जनाब स्पीकर कि खताकार इंसान होने के बावजूद नवाज शरीफ की लीडरशिप में दिन रात मेहनत, अमानत और दयानत से काम हुआ। बिल्कुल। और दूसरी बात, उसके तो आप भी गवाह हैं बतौर स्पीकर KPK के, किस तरह पूरी कौम को दिन रात बताया जाता था कि KPK में तालीम का इनकलाब आ गया है, KPK में अस्पतालों और सेहत के मैदान में एक इनकलाब आ गया है। मैं यहाँ पर जो अर्ज करना चाहता हूँ बड़े मुस्तनद तरीके से, आई शुड बी करेक्टेड इफ आई एम रॉन्ग, कि इन्होंने 2013 से लेकर 18 तक KPK में एक नई यूनिवर्सिटी और एक नया अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ सर। इसमें सबसे पहले ये कि मैं सिर्फ इसलिए आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ ताकि आपके नोटिस में हो, अगर कोई आपकी गलत इंफॉर्मेशन हो तो आपको ठीक हो। हमने खुद नहीं, मैं क्योंकि उधर तक इसके तो इंफॉर्मेशन दे दूँ, 7 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, अगर आप मैं गिन के आपको मैं अपने उसे कर सकता हूँ। और दूसरी दफ़ा ये कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ सवाबी में 2 यूनिवर्सिटी बनाई, एक वुमेन यूनिवर्सिटी और एक और जो अस्पताल है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। और मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करना चाहता कतन। यू आर वेरी ऑनरेबल मैन एंड वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, मगर मैं फिर आपको सबूत पर पेश कर देता हूँ। मैं अभी करता हूँ भाई, अभी करता हूँ।
फिर ये अगर बात करेंगे तो प्लीज इन पर मुंह पे जवाब आएगा और ये माहौल खराब हो जाएगा। सरवर खान साहब नो प्लीज, पर आप नंबर जस्ट मैं तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन खराब होगा बिल्कुल। जी मियां साहब प्लीज, मियां साहब प्लीज, कौन सा कीड़ा काम कर रहा है? मियां साहब प्लीज एड्रेस द चेयर सर प्लीज। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब और KPK की गवर्नमेंट ने कितना डंडोरा पीटा था कि हमने तालीमी इस्लाहात इतनी कर दी हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर से लोग पब्लिक सेक्टर स्कूलों में चले गए हैं और बाकायदा अपना परसेंटेज बताई और फिर मुस्तनद तरीके से इन तमाम दावों को क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन ने रद्द कर दिया कि सब झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और फिर दूसरा सबूत, जनाब स्पीकर, मुझे if they don't want to hear me, then it's up to them. दूसरी बात, और वो एक उससे बड़ा मुस्तनद सबूत है, इमरान खान न्याजी साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज। इमरान खान न्याजी साहब, आप तशरीफ रख लें प्लीज, आप अपने अपनी सीटों पे तशरीफ रख लें प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। इमरान खान न्याजी साहब, इन तमाम बुलंदो बांग दावों के पेश नज़र हमारे आखिरी साल में एट द फेडरल लेवल जो रकूम मुख्तस की गई थी तालीम के लिए और इलाज के लिए, वो मैं आपको अभी पेश कर देता हूँ। तालीम के मैदान में 97 अरब था हमारे आखिरी साल में। इन्होंने इस जारिया फाइनेंशियल ईयर में उसमें कटौती करके उसमें 20 अरब रुपए कम कर दिए। 20 अरब रुपए 97 से 77 बिलियन रुपीस इन्होंने मुख्तस किए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। नंबर 1, हेल्थ के मैदान में, जो कि वो भी इमरान खान साहब और PTI के दिल के बहुत करीब है, बल्कि करीब तर है, वो उस मैदान में फेडरल जो बजट था पिछले साल का वो 13 अरब था, उसमें इन्होंने कट लगाकर उसको 11 अरब कर दिया। अब बताएं जनाब स्पीकर, क्या ये 2 ठोस सबूत मैंने जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसके बाद कोई बात बाकी रह जाती है कि ये वाकई ये यू टर्न के मास्टर्स हैं और यू टर्न इनका ओढ़ना और बचाना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल। और तीसरी बात इस मद में वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, बड़ी ज़रूरी है कि इमरान खान न्याजी साहब पेशावर में हर जगह, और उसके आप गवाह हैं, आप उसकी तरदीद नहीं कर सकते, मेरी जो बात की आप एंडोर्समेंट करेंगे, कहते थे कि ये जंगला बस 70 अरब में बना है और इसमें बदतरीन करप्शन हुई है, और कहते थे कि मैं पेशावर में, ये बात सुनने वाली है, मेरे जो अपना KPK के बड़े ऑनरेबल PTI के मेंबरान और बड़े ऑनरेबल MMA के और अपने ANP के जो मेंबरान बैठे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पेशावर में खड़े होकर कहा कि मैं ये करप्शन का ये एक शाहकार है मेगा प्रोजेक्ट, मैं पेशावर में BRT कभी नहीं बनाऊंगा, मेट्रो बस कभी नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट ही क्यों ना दे दे, कोट एंड कोट, और मैं ये पैसा लगाऊंगा इंडस्ट्री अपना यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, मैं पैसा लगाऊंगा हेल्थ के ऊपर। और फिर क्या हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ नहीं फरमा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, 2016-17 में अचानक जनाब स्पीकर BRT पेशावर का ऐलान हो गया, अचानक BRT पेशावर का ऐलान हो गया। और मैंने क्यों कहा था कि ये जो कमीशन बनाया है उसमें जो कर्जा जात की पहली खेप KPK की जानी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मुझे मेट्रो बस पेशावर के लिए फंड देगी तो मैं नहीं लूंगा, मैं उसकी जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाऊंगा। जहां स्पीकर फिर BRT का ऐलान किया और फेडरल गवर्नमेंट को रद्द किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक से अरबों रुपए के कर्जे ले लिए। मुझे बताएं, जब पाकिस्तान की हुकूमत वो पैसे देने के लिए तैयार थी, ग्रांट जिस तरह सूबों को ग्रांट जाती है उसको इनकार कर दिया, उसको ठुकरा दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक से और फ्रेंच गवर्नमेंट से लोन्स लिए। ये है वो पस मंजर जो कि इस कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। जनाब स्पीकर, इस कमीशन के सामने पेश होना चाहिए कि आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट फंड्स मुहैया कर रही थी,
In the first place, you were not ready. You were very anti public transport. कि ये जो पजारोस जो हैं और ये जो मर्सिडीज जो अशराफिया जिसमें बैठती है, वो उसको क्या पता कि स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कारखाने के लिए, दुकान के लिए टाइम पर पहुंचना एक आम आदमी के लिए कार दारद है, नामुमकिनात में से है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस विजन को इमरान खान ने दफन किया। इजलास आज लंबा चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं लंबा चलेगा। तो उस विजन को उन्होंने बरी कर दिया, यू टर्न मारा और पेशावर में बीआरटी का ऐलान कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट की ऑफर, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकरी, उस ऑफर को रद्द कर दिया और जाके लोन लिया। मैं आपके तौर से इस कमीशन को कहता हूं कि इस लोन की जस्टिफिकेशन क्या है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ग्रांट दे रही थी तो आपने ये लोन फिर क्यों लिया? और आज जनाब स्पीकर, आज वो बीआरटी खंडरात का समा दे रहा है, खंडरात बने हुए हैं। पहले क्या हुआ जनाब, ओहो ये तो सीवेज लाइन नहीं बिछी थी, अब वो बिछानी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, ओहो वो कल्वर्ट था वो नहीं बना, अब उसको बनाना शुरू कर दें। फिर क्या हुआ, ओहो वो जो मोड़ था वो गलत हो गया, अब उसको बनाना शुरू कर दें। वैसे मियां साहब एक विजिट करें पेशावर का, आजकल हालत बहुत ठीक है। क्या हुआ, बसें आ गई, ओहो वो तो सड़कों का साइज ही गलत था, बिल्कुल बसें आ गई और सड़कों का साइज गलत, वो जो टर्न जो हैं उसके साइज गलत। जनाब स्पीकर, 38 अरब रुपए से शुरू होने वाला ये मंसूबा 1 खरब 100 अरब तक पहुंचा चाहता है, 100 अरब तक। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके केपीके का वो जो प्रोविंशियल जो इदारा है, चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम या शायद उसका इक्विवेलेंट, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस बीआरटी में मेजर ब्लंडर्स हुए हैं, टेक्निकल ब्लंडर्स। और बात यही खत्म नहीं होती, उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, करप्शन। और बात यहां खत्म नहीं होती, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो ब्लैक लिस्टेड था, उसको आपने यहां पर बीआरटी में बना दिया। आपने एक कॉन्ट्रैक्टर, ये क्यों किया आपने? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा। जनाब स्पीकर, बात यहां खत्म नहीं होती, ये बीआरटी पेशावर 27 किलोमीटर है, मेट्रो लाहौर 27 किलोमीटर, मुल्तान मेट्रो शायद 20-25 किलोमीटर, इस्लामाबाद रावलपिंडी 25-26 किलोमीटर, ये चारों मिलकर तकरीबन 70 किलोमीटर बनते हैं। पेशावर बीआरटी सिर्फ 26 किलोमीटर है, वो ये 70 किलोमीटर 100 अरब में, और अकेला पेशावर मेट्रो जो है वो सिर्फ 100 अरब में। बताइए, ये है पीटीआई की वो परफॉर्मेंस। तो अगर बीआरटीएस एब्रिविएशन है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जरा सुन लें सर, बीआरटीएस है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन हकायक की नजर में ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह,
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। अभी नमाज का